सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक के बाद एक राजनीति विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास में आप भी हमारा पूर्ण रूप से साथ दोगे। हमारी एक छोटी सी मुहिम है, उस मुहिम में आपका साथ अति महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका सर्वाधिक है। वो मुहिम ये है कि है चाणक्य क्लासेज 1 रुपया सरकारी विद्यालय में क्या करेगा, डोनेट करेगा। आप एक सब्सक्राइब करोगे, हमारी तरफ से 1 रुपया जो है वो सरकारी विद्यालय में विकास कार्यों के लिए क्या जाएगा, काम में जाएगा। सभी साथियों से निवेदन रहेगा, आप है चाणक्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे द्वारा जो आपको छोटी सी जानकारी दी जाती है वो कैसी लगती है वो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब अपन चलते हैं अपने मेन मुख्य टॉपिक के ऊपर। अपन ने ये पढ़ा था कि चाइना जो है वो विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के मामले में उभर रहा है। सर्वप्रथम अमेरिका का नंबर आता है, उसके बाद में चाइना का नंबर आता है। ये वही चाइना है जो शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रगति, इसके विकास कार्यों के नीति के जो फैसले और लगातार संघर्ष और लगातार मेहनत, ये चाइना को दूसरे स्थान तक लेके जाती है मेरे दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है और हेडिंग बनती है, चीन जो है उसके साथ में भारत के किस प्रकार के संबंध है, रिश्ते कैसे हैं, किस प्रकार की भारत और चाइना के साथ में गतिविधियां होती है, उनको हम एक एक करके पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति हुआ करते थे। जब अमेरिका, जब यूरोप के खूब सारे ऐसे शक्तिशाली देश जिनका एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है। और साम्राज्य का विस्तार उन देशों ने किया भी, ठीक ठाक ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, या फिर आजादी के बाद में 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, 1947 ईस्वी में भारत जब आजाद होता है, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश कौन सी नीति के तहत काम करते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत काम करते हैं। यानी जितने भी पश्चिम के देश थे, जब साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं, उससे पहले एशिया महाद्वीप जो है, उस एशिया महाद्वीप में चाइना प्लस भारत दोनों ही मेरे दोस्तों सबसे शक्तिशाली देशों में से गिने जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है, भारत को उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब? जब साम्राज्य का विस्तार पश्चिम के देशों ने नहीं किया था, यानी गुलामी की जंजीरों में हमें नहीं जकड़ा था, उन्होंने हमें औपनिवेशिक शासन के दौरान कैद नहीं किया था। तब चाइना और भारत जो है वो समृद्ध हुआ करते थे, शक्तिशाली हुआ करते थे, आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करते थे। लेकिन साम्राज्यवादी विस्तार की जो ताकतें थी, जो विदेशी आक्रांता थे, ये दोनों ही देशों में प्रवेश करते हैं और दोनों ही देशों को लूटने का हर संभव प्रयास करते हैं। कहने का मतलब यहां पे यह हुआ, इन्होंने भारत और चाइना दोनों को ही ठीक ठाक ढंग से लूटने का क्या किया, काम किया। अब अपन आगे देखते हैं, चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव हुआ करता था, यानी दबदबा हुआ करता था। कब? जब यहां पर साम्राज्यवादी विस्तार का कोई उल्लेख नहीं था। साम्राज्यवादी ताकतें जो है वो अपने तक ही सीमित हुआ करती थी। तब तक चाइना जो है वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता था और वो अपने आसपास के जितने भी इलाके हैं उनके ऊपर ठीक ठाक ढंग से अपना
कब्जा किए हुए था। आगे देखते हैं। आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर उससे कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, कहने का मतलब यह है तिब्बत का हिस्सा, मंगोलिया का हिस्सा और भारत के कुछ हिस्से वो किसके कब्जे में रहा करते थे? चाइना के कब्जे में रहा करते थे। यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चाइना जो है यहाँ पे अपना पहले से ही क्या बना चुका था मेरे दोस्तों? वर्चस्व बना चुका था। अब अपन आगे की जानकारी को थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि चाइना और भारत जो है वो लगातार किस प्रकार से वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये वर्चस्व है, वर्चस्व की लड़ाई लगातार क्या होती जाती है? चलती जाती है। आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से चाइना और भारत जो है आपस में लंबे समय से एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? सहयोगात्मक काम करते हैं। लगातार राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पे होती रही। आपने देखा होगा एक चाइना का सबसे सुप्रसिद्ध यात्री आता है हवेन सांग, एक फाहयान आता है, एक इतिसंग आता है। और आपने देखा है भारत का जो बौद्ध धर्म है जिसकी संस्थापक सदस्यों में से महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध जो है वो भारत के हैं। और जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो चाइना तक फैल गया था। तिब्बत तो एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का केंद्र बनकर उभर रहा है, लेकिन इन देशों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ जिसकी जन्म भूमि बौद्ध धर्म की भारत मानी जाती है। यानी सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में हवेन सांग जब भारत की यात्रा करते हैं वो एक चाइना के यात्री थे। फाहयान जब भारत की यात्रा करते हैं वो चाइना के यात्री थे। इतिसंग जब भारत की यात्रा करते हैं वो भी चाइना के यात्री थे। कहने का मतलब यह हुआ ये दोनों ही देश लंबे समय से, इनके आप इतिहास को उठा के देखिए, इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को उठा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में दोनों ही देशों के जो संबंध प्राचीन समय से रहे हैं वो घनिष्ठ थे, मधुर थे। इनके संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन समय की नजाकत को देखिए, समय बदलता गया और जैसे जैसे समय बदलता गया तो दोनों ही देशों के बीच में जो पहले के संबंध हुआ करते थे उनमें कमजोरी आने लगी। उनमें एक तरह से आप मान सकते हैं कि उनके संबंधों में कठोरता पैदा होने लग गई थी। अपन देखते हैं आगे। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने की बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया को क्या करेंगे? एक अपना महत्वपूर्ण बाजार उपलब्ध करवाएंगे और दुनिया के अग्रिम देशों में अपने आप को शामिल करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों होता क्या है, जो सोचा था वो हुआ नहीं और जो हुआ वो कभी सोचा नहीं था। इस चीज को अपन क्या करते हैं? समझने का एक छोटा सा प्रयास। साथियों होता क्या है, सन 1962 की बात अपन देखते हैं। सन 1962 ईस्वी में युद्ध होता है भारत और चाइना के बीच में। इसके पीछे मुख्य वजह जो थी उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए भारत जो है जैसे ही 1947 ईस्वी में आजाद होता है उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले थे, यानी आदर्शवादी व्यक्तित्व उनका हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मित्र राष्ट्र बनाने हैं। इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ में मधुर संबंधों को स्थापित करना है। उनको किसी भी प्रकार की
कोई ऐसी परेशानी उनके सामने नहीं खड़ी करनी है कि वह देश हमारे लिए क्या बन जाए, खतरा बन जाए। जवाहरलाल नेहरू लगातार चाइना के क्या रहते हैं मेरे दोस्तों, संपर्क में रहते हैं। जब लगातार चाइना के संपर्क में रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 से पहले जवाहरलाल नेहरू को एक बात समझाते रहे थे कि चाइना के ऊपर जो आप इतना विश्वास कर रहे हैं, चाइना इतने विश्वास के लायक है नहीं, हमें इतना क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले थे और जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मित्र राष्ट्रों की संख्या को बढ़ाना है, पड़ोसी देशों के साथ में हमें किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना है, क्योंकि हम अभी नए नए क्या हुए हैं, आजाद हुए हैं। इसके लिए अप्रैल 1954 ईस्वी में, सन 1954 ईस्वी में दोनों ही देशों के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते का नाम है पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता, इसमें मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हुआ करते थे। कितने सिद्धांत थे? 5। ये पंचशील समझौता 2 देशों के बीच में होता है, एक है भारत, दूसरा है चीन। अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है और चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई है, चाउ एन लाई है। इसी समय एक नारा लगा था और उस नारे का नाम है हिंदी चीनी भाई भाई। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चाइना और भारत जो है वो भाई भाई हैं। कहने का मतलब जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई दोनों एक समझौता करते हैं, पंचशील समझौता। इसमें था क्या कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, और कोई भी बात होगी तो उसका बैठकर क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ये पंचशील समझौते के तहत मुख्यतः 5 बातें हुआ करती। लेकिन अब होता क्या है, चाइना का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है तिब्बत। अब ये जो तिब्बत है मेरे दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के। यहां पर एक धार्मिक धर्मगुरु हुआ करते थे जिनका नाम है दलाई लामा। ये दलाई लामा बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा वर्चस्व है तिब्बत में है। होता क्या है, चाइना हमेशा से तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। चाइना की सरकार के द्वारा कुछ नीतियां अपनाई गई, चाइना की सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए और चाइना की सरकार के द्वारा कुछ सिद्धांत और नियम बनाए गए, जिनको कहां पे लागू किया गया, तिब्बत में लागू किया। चीन की सेना के द्वारा जबरदस्ती उन कानूनों को लागू करवाने के लिए तिब्बत में पुरजोर प्रयास किया गया। तिब्बत के धर्मगुरु जो है दलाई लामा, इस घटना को देखकर काफी दुखी होते हैं और उनका मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है, चाइना जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात कौन बोलता है, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा बोलते हैं। जब तिब्बत की जनता पे लगातार शोषण बढ़ता गया, जब तिब्बत की जनता पे लगातार अत्याचार बढ़ता गया, तो तिब्बत के दलाई लामा जो धर्मगुरु है वो मेरे दोस्तों कहां पर आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। ये सन 1957 ईस्वी में भारत आए थे। जैसे ही सन 1957 ईस्वी में ये भारत आते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनको समझाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, हम दोनों देशों के बीच में अभी अभी एक पंचशील समझौता हुआ है,
अगर आप यहां पर आओगे तो चाइना ये समझेगा कि भारत जो है वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आप वापस कहां पे लौट जाइए, तिब्बत लौट जाइए। लेकिन कुछ समय बाद में दलाई लामा जो है वापस कहां पे चले जाते हैं, तिब्बत चले जाते हैं। चीन जो है वो शोषणकारी नीतियों को, अत्याचार को लगातार क्या कर देता है मेरे दोस्तों, बढ़ा देता है। जैसे ही चाइना ये गतिविधियों को बड़े स्तर पे करना शुरू करता है तो दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु 1959 ईस्वी में अपने साथियों के साथ में शरणार्थी बनकर कहां पे आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। इस बात को चाइना जो है वो पसंद नहीं करता है। चाइना मानता है कि भारत जो है वो चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए इसको हमें कुछ ना कुछ सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, चाइना मौके की तलाश में था, चाइना अवसर की तलाश में था, और वह अवसर उसको सन 1962 ईस्वी में मिलता है। 1962 ईस्वी में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में न जाने कितने भारत के लोग शहीद हो जाते हैं, कितने सैनिकों को प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। और मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, सन 1962 में भारत जो है वो खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। भारत के पास में इस समय इतने तकनीकी संसाधन नहीं थे। भारत के पास में उस समय परमाणु हथियार नहीं था। आपको पता होना चाहिए, भारत जो है वो परमाणु हथियार सन 1974 ईस्वी में बनाता है। चाइना के पास उस समय परमाणु हथियार था और चाइना ने विश्वास में लेकर भारत के ऊपर हमला किया। इसका मतलब चाइना विश्वासघात करके भारत के साथ में जब युद्ध करता है, इस युद्ध में भारत संभल नहीं पाया और भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। यहीं से भारत और चाइना के बीच हमेशा हमेशा के लिए जो मधुर संबंध पहले अतीत में हुआ करते थे, अब उनमें कठोरता पैदा होने लगी। अब उनमें वह मिठास नहीं रही जो अतीत में रहा करती थी। अब भारत व चाइना के बीच कोई भी रिश्ता बनने की अगर कोशिश होती है तो सबसे पहले सन 1962 के युद्ध को याद किया जाता है। इस युद्ध में अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के द्वारा जीत लिया गया था। आज भी वो उसी के कब्जे में है। इसी के साथ चाइना हमेशा साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को प्राथमिकता देता है और चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है वो हमारा है। लेकिन भारत की सेना, भारतीय वर्तमान समय का जो राजनीतिक नेतृत्व है, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो लगातार लंबे समय से अपनी सेना को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और समय समय पे चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। यह वर्तमान समय का जो भारत है वो सन 1962 का भारत नहीं है। भारत की चाहे सामरिक ताकत हो, चाहे सैनिक ताकत हो, या फिर आर्थिक ताकत हो, या फिर राजनीतिक ताकत हो, भारत मजबूत है, सशक्त है और पराक्रमी। यहाँ के वीर जवान हैं, इतने साहसी हैं, इतने बलिदान उन्होंने अपने जीवन में लंबे समय से आपने किया है। तो हमारी सेना को हम जितना सलाम करें, जितनी उनकी हम प्रशंसा करें, उतनी कम है। और मेरे दोस्तों, सन 1962 ईस्वी में जैसे ही ये युद्ध हुआ तो लंबे समय तक भारत का कोई भी राजनेता चाइना नहीं जाता। फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको फिर से शुरू किया और कहा कि हम फिर से क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। विदेश की यात्रा पे जाते हैं। राजीव गांधी चाइना की यात्रा पे जाते हैं और वर्तमान समय में भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है
उन्होंने कई बार चाइना की क्या की है, विदेश यात्राएं की है। लेकिन चाइना हमेशा से ये बात साबित करता आया है कि आप मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए। लेकिन वर्तमान समय में भारत जो है वो भी यही चाहता है कि हम भी आपको केवल और केवल यूज एंड थ्रो, जिस तरह से आप किसी राष्ट्र को यूज करते हो फिर उसके बाद में फेंक देते हो, हम भी आपके साथ में वैसी ही नीति अपनाने का काम करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आगे अपन अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखिए मेरे दोस्तों। अब देखते हैं अपन, मैंने ये लगभग चीजें आपको बता दी। लंबे समय तक फिर दोनों के देशों के बीच में समस्या पैदा रहती है और अटल बिहारी वाजपेयी जो है उसको शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि 1988 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा चीन का दौरा किया गया और थोड़ा बहुत इसको क्या किया गया मेरे दोस्तों, वापस से सुलह करवाई गई। 1999 ईस्वी में चीन के बीच 30% व्यापार बढ़ रहा था। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ये व्यापार की गतिविधियों को क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों, बताया जा रहा है। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देखना है तो ये देखो एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में भारत का दौरा किया था। 2018 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे। इन दौरों में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनके बारे में आपको क्या करना है, पता करना है। तो ये करंट से रिलेटेड चीजें हैं, हमें इन चीजों को क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आगे आप देखिए, चाइना जो है पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान को हमेशा चाइना क्या करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है। ये तो कोई बहुत खास बात नहीं है, वो तो हमेशा से करता है। अपन आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं। सीमा विवाद जो है दोनों देशों के बीच में बना हुआ है भाई, भारत और चाइना के बीच में भी बना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बना हुआ है सीमा विवाद। लंबे समय से है, चाहे वो गलवान घाटी का विवाद हो या फिर पाकिस्तान की सीमा का विवाद हो, पाकिस्तान को समय समय पे चाइना क्या करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है। ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है मेरे दोस्तों। चाइना की राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग। आगे देखिए, अब अपन देख लेते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक के समापन की ओर है। आप ये देखिए मेरे दोस्तों, जापान की कंडीशन, जापान किस प्रकार का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा है। जापान के साथ में हमारे किस प्रकार के रिश्ते हैं वो थोड़ा सा आप समझते हैं। देखिए, जापान की एक महत्वपूर्ण कंपनी है जिसका नाम क्या है, सोनी कंपनी। एक पैनासोनिक कंपनी है, कैनन है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, माजदा है। जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे मेरे साथियों। ये भारत के हर उस नागरिक को पता है जो इनको यूज करता है। उच्च प्रौद्योगिकी मतलब उच्च हाई टेक्नोलॉजी है कि उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है। आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का अगर कोई प्रोडक्ट देता है तो वो कौन सा देता है, जापान देता है। जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी शानदार है दुनिया में, जिसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। जापान को लेकर आपको एक खास बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर 100+ के बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। एक कारण इसमें यह भी है कि 100 से अधिक उम्र के लोग यहाँ पे जब आपको देखने को मिलते हैं तो ये टेक्नोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में क्या कंडीशन है कि भारत की औसत उम्र ही 60 साल की है। जब हम टेक्नोलॉजी के एक नवीन स्तर पे पहुंचते हैं, जब हम कुछ आविष्कार करते हैं, उससे पहले तो भारत वाले टपक जाते हैं। लेकिन जापान में लगभग इनकी एज कितनी है, 100+ है।
तो जब कोई नवीन आविष्कार करना हो तो उसके लिए एक अनुभव की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है, जरूरत होती है। फिर आगे देखते हैं, जापान के पास में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, कच्चे माल का वो क्या करता है, आयात करता है। कौन करता है भाई, जापान। यानी जापान के पास में खुद के नेचुरल रिसोर्सेज कम है, वो ज्यादा से ज्यादा आयात करता है, सामान को खरीदता है। विश्व युद्ध में जापान के दो महत्वपूर्ण शहरों पर 6 अगस्त व 9 अगस्त को मेरे दोस्तों 1945 ईस्वी में परमाणु बम डाला था। उसके बावजूद भी आज जापान विश्व के शक्तिशाली देशों में उनकी क्या की जाती है, गिनती की जाती है। 1964 ईस्वी में आर्थिक सहयोग विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरती है। अकेला जापान समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला जापान एकमात्र देश है ही है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, उस यूएनओ में 10% क्या देता है मेरे दोस्तों, अनुदान देता है। यानी जितना यूएनओ का बजट होता है उस बजट में 10% पैसा कौन सा देश दे रहा है, जापान दे रहा है। सबसे ज्यादा यूएनओ में पैसा देने का काम कौन सा देश करता है, अमेरिका करता है। इसके साथ साथ में देख लीजिए आप, जापान का जो संविधान है और उसका अनुच्छेद जो 9 है, राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने का तरीका जापान के लोग हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। जापान ने कहा कि हम कभी भी जिंदगी में किसी को धमकी नहीं देंगे, किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, किसी के ऊपर सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इसके संविधान में लिखा हुआ है। और प्रत्येक उस विवाद को, प्रत्येक उस समस्या को समाधान अर्थात बातचीत के माध्यम से सुलझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 1% ही सेना के ऊपर क्या करता है, वो खर्च करता है। यानी आप सपोज करके देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई सेना पे पैसा खर्च करता है तो वो अमेरिका करता है। अमेरिका एक साइड में 12 देश और अमेरिका एक साइड में अकेला। जितना अमेरिका अकेला करता है उतना 12 देश मिलकर करते हैं। लेकिन जापान की कंडीशन यह है, वो 1% ही अपनी सेना पे खर्च करता है। तो ये किसकी बात हो जाती है, जापान की। अब अपन देख लेते हैं दक्षिण कोरिया की मेरे दोस्तों। किसकी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की आपने बहुत बड़ी एक कंपनी देखी होगी, सैमसंग, वो दक्षिण कोरिया की है। ये अपन देख लेते हैं दक्षिण कोरिया क्या कहता है। देखिए, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तर कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया। 1950 और 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या बन जाते हैं मेरे दोस्तों, सदस्य बन जाते हैं। एक तो उत्तर कोरिया है और एक दक्षिण कोरिया है। इन दोनों देशों के बीच में लंबे समय तक क्या चलता है मेरे दोस्तों, संघर्ष चलता रहता है। उत्तर कोरिया वाला जो शासक है वो तो किम जोंग उन है, आप उसको तो जानते ही हैं, है कि नहीं, मोटा सा एक। और वो बार बार अमेरिका को धमकी देता रहता है कि उड़ा देंगे, ज्यादा बकवास मत किया करो हमारे सामने। छोटा सा देश है, उसकी जो जनसंख्या वो लगभग भूखमरी का शिकार है, लेकिन उसको बम चाहिए बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड वाले, और वो बनाता भी है भाई। तो दोनों देशों के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के बाद में सितंबर 1991 ईस्वी में ये संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। कौन से, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है 1960 के दशक और 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी।
अर्थात दक्षिण कोरिया जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में ठीक ठाक देश है और इसकी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे आके खड़ी हो गई थी मेरे दोस्तों। आगे देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का एसडीआई रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार है, ग्रामीण विकास किया इसने, व्यापक मानव संसाधन का विकास किया, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि इसने महत्वपूर्ण शामिल की। और मेरे दोस्तों देख लीजिए, सैमसंग की कंपनी, एलजी की कंपनी और हुंडई जैसी जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो दक्षिण कोरिया की है मेरे दोस्तों। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। और भारत व चाइना, भारत व दक्षिण कोरिया, भारत व जापान, भारत व उत्तर कोरिया, ये तमाम देश जो हैं वो एक के बाद एक सामरिक समझौते भी करते हैं, सैनिक समझौते भी करते हैं और इसके साथ साथ में व्यापारिक समझौते भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत व चाइना के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जापान जो है वो किस प्रकार से डेवलप अपने देश का करता है, विकास करता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दक्षिण कोरिया की भी कुछ समझ बनी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।